हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू B2 लर्निंग। बच्चा माई सेल्फ नितेश कटारिया योर मैथमेटिक्स मेंटर। बच्चा लोग आज हम स्टार्ट करने वाले हैं PNC दैट इज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का थर्ड लेक्चर। ठीक है, और जिन बच्चों ने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर नहीं देखा है, बहुत छोटे छोटे से वीडियोस हैं, आप अपनी प्लेलिस्ट के अंदर से जाकर उनको देख सकते हैं। डन। तो अभी के लिए स्टार्ट करते हैं PNC थर्ड लेक्चर। अब बच्चा बहुत बार ना बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर परमुटेशन तो कब अप्लाई करना है और कॉम्बिनेशन कब अप्लाई करना है। लाइक फॉर्मूले तो सिंपल से हैं, दो फॉर्मूले, एक परमुटेशन का एक कॉम्बिनेशन का। अब पंगा कहां फंसता है कि सर ये समझ नहीं आ रहा कि सर कॉम्बिनेशन तो कब अप्लाई करूं मैं और परमुटेशन कब अप्लाई करूं। ठीक है, तो एकदम सिंपल से कॉन्सेप्ट से समझना, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, और सेम एग्जाम सेम लैंग्वेज आप हर जगह देखते हो। कब? जब मैं कॉम्बिनेशन की बात करता हूं तो कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन, और परमुटेशन की बात करूं तो परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट। कॉम्बिनेशन, सिलेक्शन, परमुटेशन, अरेंजमेंट। अब समझना, जब भी बात सिर्फ सिलेक्शन की है, आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आपको तीन स्टूडेंट सेलेक्ट करने, तो आप क्या कर रहे हो? आप सिर्फ सेलेक्ट कर रहे हो। तो जब सिलेक्शन की बात होती है दैट इज कॉम्बिनेशन। जब अरेंजमेंट की बात होती है, आपके पास ना 5 बच्चे हैं जिनको अलग अलग सीट्स पे बैठाना है, तो अरेंजमेंट की बात आ गई, इसका मतलब परमुटेशन। अब और थोड़ा क्लैरिटी से समझाते हैं, थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज मैं कह रहा हूं मेरे पास ना 5 स्टूडेंट है, A B C D E, ये अपने पास 5 स्टूडेंट, पांचों के नाम है A to B तक ना। अब मैंने क्या करना है, मेरे को एक टीम बनानी है, इन 5 लोगों में से एक टीम बनानी है, 3 लोगों की, 5 में से 3 लोगों की टीम बनानी है। तो मुझे क्या करना है, अल्टीमेटली मुझे इन 5 बच्चों में से 3 बच्चे सेलेक्ट करने, इन 5 बच्चों में से 3 बच्चे सेलेक्ट करने। तो जब मैं सेलेक्ट की बात करूंगा, सिलेक्शन की बात करूंगा, तो क्या यूज करेंगे? तो अपन करेंगे कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता। मैंने लेट सपोज A B और D सेलेक्ट किए, अब मैं A को पहले B सेलेक्ट करूं, B को पहले सेलेक्ट करूं, मैं D को पहले सेलेक्ट करूं, फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने अल्टीमेटली 3 सेलेक्ट करने, एक A है, एक B है, एक D है, किसी भी ऑर्डर में करूं फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये भी समझना, सिलेक्शन के केस में ऑर्डर का फर्क नहीं आता, ऑर्डर अपना फर्क नहीं डालता, मतलब आप किसी भी ऑर्डर में सेलेक्ट कर सकते हो। डन। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, मैं बोलूं यार मेरे को सेलेक्ट अभी भी 3 ही बच्चे करने, लेकिन किस तरह से करना है, मेरे को 3 जो टीम बनानी, तीनों को अलग अलग नेम देना है। एक मेरे को एक टीम बनानी है, मतलब यहां पे मैंने 3 लोगों को सेलेक्ट करना है, 3 अलग अलग टीम के लिए। एक कोई टीम ग्रीन होगी, एक ब्लैक होगी, एक कुछ रेड है, तो 3 टीम अपने पास, ग्रीन, ब्लैक एंड रेड, राइट। अब मेरे को 3 लोग सेलेक्ट करने। अभी क्या करूंगा, अभी मैं सिलेक्शन जो कर रहा हूं वहां पर ऑर्डर मैटर कर रहा है। क्यों? क्योंकि लेट सपोज मैंने A B और D सेलेक्ट किए, ये एक केस है जब मैंने A को ग्रीन टीम के लिए किया, B को ब्लैक टीम के लिए और D को रेड टीम के लिए किया। डन। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों को कर देता हूं रिप्लेस, यानी कि D को करता हूं ब्लैक टीम के लिए और B को करता हूं रेड टीम के लिए। तो क्या हुआ, इसका मतलब ऑर्डर मैटर करा, मैंने पहले A को लिया, फिर B को लिया, फिर D को लिया, ये एक केस है, ये एक तरीका है, एक वे है। अब मैंने पहले A को लिया, फिर D को लिया, फिर B को लिया, तो ये दूसरा तरीका हो गया। इसका मतलब क्या समझ आया बेटा, कि जब भी मैं ऑर्डर की बात कर लेता हूं, मतलब सिलेक्शन में क्या हुआ, एक ऑर्डर भी मैटर कर गया। जब भी ऑर्डर मैटर कर गया मतलब परमुटेशन, जहां ऑर्डर मैटर नहीं करा वहां पर कॉम्बिनेशन। इसीलिए बोलते हैं सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। अरेंजमेंट में हो क्या रहा है, आप सेलेक्ट तो कर ही रहे हो, सिलेक्शन के साथ साथ आप अरेंजमेंट भी कर रहे हो। जैसे अभी 5 बच्चे, आप मुझे कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? अरे भाई यहां पे क्या लगाओगे, परमुटेशन लगाओगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको अरेंज करना है। अगर सेलेक्ट करके अरेंज भी करना है तो भी आप क्या लगा रहे हो, परमुटेशन लगा रहे हो। जैसे आपने यहां पे किया, पहले आपने 5 में से 3 बच्चे सेलेक्ट किए, अब सेलेक्ट करने के साथ साथ उनको टीम भी डिफाइन करनी कि भाई तू रेड में जा, तू ब्लैक में जा और तू ग्रीन में जा। समझ आया? ओके डन। तो ये बात हुई कि सिलेक्शन और कॉम्बिनेशन का बेसिक फर्क क्या है, और अच्छे से समझ आएगा जब डिटेल में अपन परमुटेशन को समझेंगे, उसके बाद डिटेल में कॉम्बिनेशन को समझेंगे। अब मैं बात करता हूं परमुटेशन है क्या। परमुटेशन सर इतनी देर से परमुटेशन करूं जोड़े है क्या, समझना। नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट्स और सारे डिस्टिंक्ट है, ध्यान रखना यहां पे डिस्टिंक्ट है, ठीक है। तो अगर मेरे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, उनमें से मेरे को क्या करना है, सबको r को सेलेक्ट करके अरेंज करना है, मतलब अरेंजिंग ऑफ r ऑब्जेक्ट्स। r को जैसे अभी पहले वाले क्वेश्चन में नहीं किया था, यहां क्या किया था, अपने पास 5 बच्चे थे, 5 में से 3 को सेलेक्ट किया और 3 को अरेंज भी कर दिया। तो अरेंजिंग ऑफ r यानी कि अरेंजिंग ऑफ 3 आउट ऑफ 5, तो इसका मतलब अरेंजिंग ऑफ r ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n distinct objects is called permutation. That's it. समझ आया? और इसको लिखते किस तरह से बेटा, इसको लिखते हैं NPR।
ठीक है, इसको लिखते हैं एन पी आर, और इसका फॉर्मूला अपने पास होता है, सबको पता है, एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल। डन। अब आर के सिलेक्शन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ आर आउट ऑफ एन, टोटल जो है वो अपने पास n रिप्रेजेंट कर रहा है, जितनों को सेलेक्ट करके अरेंज करना है वो अपने को r रिप्रेजेंट कर रहा है, तो n p r n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, दैट्स इट। डन। सिंपल सा फॉर्मूला होता है, कुछ ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। एग्जांपल समझ लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास है 10C2, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे 10 में से 2 बच्चों को सेलेक्ट कर रहा हूं और उनका अरेंजमेंट कर रहा हूं। कितने तरीके से करूंगा, तो मैंने क्या किया, 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 2 का फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल अपॉन में 8 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना आता ही अपने को, दिस इज 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन में 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टर कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 90, दैट्स इट। तो इसका मतलब इस तरीके से अपन कर सकते हैं इजीली, कोई चैलेंज नहीं आएगा। एन फैक्टोरियल का फॉर्मूला अपने को पता है, एनपीआर का, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, फैक्टोरियल को कैसे डील करते हैं अपन सबको अच्छे से आता है। तो अपन ने बस एक एग्जांपल लिया, उसको सॉल्व कर दिया, समझ आया। अब कुछ एग्जांपल, ये तो था कि परमुटेशन था क्या, है ना, परमुटेशन था क्या, फॉर्मूला क्या था, सिंपल सा बेसिक देख लिया। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं और परमुटेशन में थोड़ी सी क्लैरिटी लाते हैं, ठीक है, कि कैसे फंस सकते हैं, कैसे बच सकते हैं। अब क्वेश्चन है एकदम सिंपल, क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ 4 letter words that can be formed using the letters of the word drawing। मतलब ड्राइंग करके आपको एक वर्ड दे रखा है, उसमें कुछ लेटर्स हैं, उसके लेटर्स को यूज करना है और आपको वर्ड बनाना है 4 लेटर्स के। कितने बना सकते हो, विच कैन कंटेन एनी लेटर, मतलब इनमें से कोई भी लेटर ले सकते हो, कोई कंडीशन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कुछ कंडीशन होगी, देखते हैं। पहले मैं फर्स्ट वाले की बात करता हूं, जहां पे मैंने कोई कंडीशन दी ही नहीं। ठीक है, कोई कंडीशन नहीं है, तो क्या करना है। अच्छा, सबसे पहले मैं ड्राइंग की बात करता हूं। ड्राइंग से ही तो लेटर लेने, ड्राइंग में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ड्राइंग जो है वो 7 लेटर्स का एक वर्ड है, और इन 7 लेटर्स में से आपको 4 लेटर चूज करने हैं, और चूज करने के साथ साथ अरेंजमेंट भी करना है। ठीक है, तो कितने तरीके से आप कर सकते हो, आंसर इज वेरी सिंपल, 7P4, अरेंजमेंट ऑफ 4 आउट ऑफ 7 डिस्टिंक्ट नंबर्स या डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। यहां पे लेटर्स थे तो सारे अलग अलग है, 7 अलग अलग है, तो सातों में से अपने को 4 सिलेक्ट करना है और अरेंज करना है। फॉर्मूला पता है अपने को, फॉर्मूला पता है 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 4, दैट इज 3 फैक्टोरियल, और इसको सॉल्व करना अपन सबको बहुत अच्छे से आता है, बेसिक कैलकुलेशन से। एम आई क्लियर? डन, बढ़िया। ये कब, जब कोई कंडीशन थी ही नहीं, जब कोई कंडीशन थी नहीं, कंडीशन डाली, छोटी सी कंडीशन डाली, स्टार्ट विद द लेटर डी, मतलब वो जो वर्ड है वो हमेशा बनाने, अभी भी वही है भाई, ड्राइंग जो है उसके लेटर्स को यूज करके 4 लेटर का वर्ड बना दो जो हमेशा डी से स्टार्ट हो। मतलब जो मैं 4 लेटर वर्ड बना रहा हूं वो क्या हो रहा है, वो हमेशा डी से स्टार्ट हो रहा है। मतलब अब आपको डी पे मेहनत करने की जरूरत है नहीं है, आपको फर्स्ट लेटर पे मेहनत करने की जरूरत है नहीं है, आपने डी को तो हटा दिया। अब आपके पास एक्चुअल में क्या बचा, एक्चुअल में बस 3 प्लेसेस है, मतलब आपके पास अब क्या है, आपको 3 प्लेसेस है, आपको 3 लेटर्स वर्ड बनाने, बेसिकली 3 ही तो लेटर सेलेक्ट करोगे और उन्हीं का अरेंजमेंट करोगे, क्योंकि डी तो अपनी जगह फिक्स है, वो लेके बैठ गया, यहां मैं बैठूंगा। ठीक, अब अपने पास कितने लेटर्स बचे, आउट ऑफ 7, अगर डी यहां पे आ गया मतलब डी यहां से भी गया, अगर डी यहां से गया तो अब कितने लेटर्स बचे अपने पास, अब अपने पास बचे 6 लेटर्स, और इन 6 लेटर्स में से कितने लेटर्स चूज करके अरेंज करना है, 3 लेटर्स, तो क्या हो जाएगा 6P3, और इसका फॉर्मूला अगेन अपने को पता है 6 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, जिसे सॉल्व करना अपन जानते हैं। आई होप दिस इज अगेन क्लियर। थोड़ी सी कंडीशन डाला, थोड़ा सा चेंज कर दिया, बाकी कुछ हुआ नहीं। अच्छा, एक कंडीशन और देखते हैं, which do not contain the letter D, पूरा क्वेश्चन सेम, which do not contain the letter D, मतलब अब क्या करेंगे, अब जो थर्ड क्वेश्चन इसका बन रहा है, थर्ड पार्ट, वो जो 4 लेटर का वर्ड बनाना है उसमें ना डी नहीं आना चाहिए, डी नहीं आना चाहिए, मतलब जो मेरे पास पॉसिबल n ऑब्जेक्ट्स थे, जो n ऑब्जेक्ट्स थे मतलब जो 7 लेटर्स थे उसमें से एक हटा दो, क्योंकि वो तो कभी लाना ही नहीं हो, मेरे काम का ही नहीं है, तो उसको हटा दिया। जैसे हटाया तो अब कितने लेटर्स बचे, अभी भी 6 लेटर्स बचे। कितने लेटर्स बचे, 6 लेटर्स। लेकिन ध्यान क्या रखना बेटा, इस 6 लेटर्स में से यहां पे जो 3 सेलेक्ट किए थे, यहां पे अभी भी 4 सेलेक्ट करने, क्योंकि डी की पोजीशन तो फिक्स नहीं है, अभी सारे ब्लैंक्स, सारे जो अपने पास स्पेसेस है वो ब्लैंक है, तो कितने सेलेक्ट करने अपने को और अरेंज करने, सेलेक्ट करके अरेंज करने 4।
तो आंसर आ जाएगा 6p4 विच इज 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 विच इज 2 फैक्टोरियल। आई होप दिस इज क्लियर। सीधे 3 क्वेश्चन दिए। सबसे पहले कोई कंडीशन नहीं थी, 7 लेटर्स थे, 7 में से 4 को अरेंज करना है, 7p4। अब क्या किया, डी को फिक्स कर दिया, बचे हुए को अरेंज करना है, तो एक गया डी में से तो बचे 6, सेलेक्ट भी करना है 3, अरेंज भी करना है 3, तो 6p3। अब क्या किया, अब बोलो डी चाहिए ही नहीं, डी चाहिए नहीं, तो अब जिसमें से सेलेक्ट करना है वो कितने बचे, वो बचे अपने पास 6, लेकिन सेलेक्ट अभी, अरेंज अभी भी अपने को 4 करने, तो 6p4। दिस इज परमुटेशन का बेसिक एक क्वेश्चन जिस पे अपन ने 3 टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करी। डन। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 5 बॉयज एंड 9 गर्ल्स इन अ रो। एक अपने पास लाइन है, कतार है, जिसमें 5 तो है बच्चे, 4 है बच्चियां, उनको कर दो अरेंज। अब अरेंज जैसे ही मेरे को दिख रहा है, मेरे को इसमें तो कंफ्यूजन ही नहीं आना चाहिए भाई। क्या आना है, परमुटेशन आना है। क्यों आना है, अरेंजमेंट है। यही तो पढ़ाया था आपने, हाँ यही पढ़ाया था, ठीक। तो अब अपने को क्या करना है, मेरे को टोटल 5 बॉयज और 4 गर्ल्स से को अरेंज करना है। अगर कोई कंडीशन नहीं है, जैसा कि इस क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं है, तो फर्क ही नहीं पड़ता ना, 5 बॉयज हो 4 गर्ल्स हो, कोई कंडीशन ही नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, सब बराबर है, सब बराबर है। मतलब मेरे पास टोटल कितने लोग हैं जिनको अरेंज करना है, टोटल कितने बच्चे हैं, 9 बच्चे, ठीक है। अच्छा कितने तक, और क्या करना है मेरे को, सबको अरेंज करना है, सबको अरेंज करना है, मतलब 9p9, ठीक है, 9p9, दिस विल बी इक्वल टू 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 9 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, ठीक है। 2 प्रॉपर्टी बनेगी इससे, मैं अभी बताता हूं, विच इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल। 2 ध्यान रखने की बात कौन कौन सी आई। पहली चीज, जब भी 0 फैक्टोरियल है, जब भी 0 फैक्टोरियल तो आंसर क्या हो जाता है 1, ठीक है। मतलब 0 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 1, ठीक है। प्रॉपर्टी है, याद रखना, इसका डेरिवेशन भी कर लेंगे बट बहुत ज्यादा यूजफुल है नहीं क्योंकि सबको आता है। तो 0 फैक्टोरियल इज 1, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा सेकंड प्रॉपर्टी क्या समझ आई कि सर जब भी npn आया तो आंसर तो n फैक्टोरियल आ रहा है, तो मैं कोई करने की जरूरत नहीं है, नहीं है, क्या है, नहीं है। कैसे, तो हमें को क्या पता चल गया, जब भी npn है मतलब जितने ऑब्जेक्ट्स हैं सभी को अरेंज करना है, मतलब सिलेक्शन तो बचा ही नहीं, सभी को अरेंज करना है, तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, n फैक्टोरियल, मतलब दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। ये बात समझ आई, नोट कर लेना इसको भी, इंपॉर्टेंट, सिंपल सा, एकदम बेसिक, ठीक है। अगर आपके पास, अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर लेट्स सपोज मेरे पास 5 बच्चे हैं, 5 को अरेंज करना है, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल। 15 बच्चे हैं, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 15 फैक्टोरियल। 23 है तो कितने तरीके से, 23 फैक्टोरियल। जैसे ही यहां पर 9 थे, अब 5 बॉयज है 4 गर्ल्स है, फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कोई भेदभाव नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। तो टोटल 9 अगर स्टूडेंट्स को अरेंज करना है तो कितने तरीके से करेंगे 9 फैक्टोरियल। आंसर इज 9 फैक्टोरियल। क्वेश्चन डन, खत्म, बढ़िया। अब ना सर एक कंडीशन लगा दो, लगा दी, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 5 बॉयज एंड 4 गर्ल। यहां तक क्वेश्चन सेम, चेंज क्या हुआ, इन अ रो सच दैट नो 2 गर्ल्स सिट्स टुगेदर। कोई भी 2 बच्चियां कभी भी साथ नहीं बैठेंगी, नो 2 गर्ल्स विल सिट टुगेदर। अब क्या करें, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही अपने पास 9 स्पेसेस है जहां पे इन टोटल 9 बच्चों को बैठाना है। अब बैठाते टाइम क्या ध्यान रखना है कि कोई भी 2 बच्चे साथ ना बैठे। रीजन कुछ बुझते बातें करती हो सकता है, जो भी हो, लड़ाई हो रही है, मुझे नहीं पता, बट साथ नहीं बैठाना। अब आप देखोगे कि अगर आपको 4 बच्चे हैं जिनको साथ नहीं बैठाना, तो क्या करो, सबके बीच में एक बॉय बैठा दो। वही तो करते हैं, स्कूल में नहीं होता था बचपन में, हर 2 बच्चों के बीच में एक बच्चे बैठा देते थे, या 2 बच्चों के बीच में बच्चा था कि बात ना हो, शोर कम हो, वही कर रहे हैं, है ना। मान लो 2nd क्लास के बच्चे, सब छोटे छोटे बच्चे, ठीक है। तो यहां क्या हुआ, बॉय 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 एंड बॉय, ठीक है। तो जो 5 प्लेसेस थे यहां पे अपन ने क्या करा, बॉयज को अरेंज कर दिया। अब वो बॉय क्या हो सकता है, जरूरी थोड़ी है, मतलब हो सकता है बॉय 1 बॉय 2 बॉय 3 बॉय 4 बॉय 5, या फिर जो भी ऑर्डर हो, बट 5 पे बॉयज को बैठा दिया, फिक्स कर दिया, ठीक। अब मेरे पास गर्ल्स के लिए कितना स्पेस बचा, 1 2 3 एंड 4। अब मैं देख रहा हूं तो मुझे क्लियर दिख रहा है कि कोई भी 2 बच्चियां साथ नहीं है, क्योंकि हर 2 बच्चियों के बीच में एक बॉय है और हर 2 बॉयज के बीच में एक गर्ल है। यही हुआ। कंडीशन क्या थी, नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। यहां पे कोई 2 बच्चे हैं जो साथ बैठ रही है, नहीं बैठे, तो कंडीशन टाइम। अब करना क्या है, बात आती है क्वेश्चन क्या है,
बॉयज कितने हुए 5, जिनके लिए सीट्स कितनी है 5, मतलब आपने क्या करना है, ये पता चल गया कि बॉय इन्हीं 5 सीटों पे बैठेंगे। तो इन 5 बॉयज को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? अब इन बॉयज को तो आपस में अरेंज कर सकते हैं, ये बॉय 1 है, ये बॉय 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। मैंने कहा यार 1 और 5 आपस में इंटरचेंज हो जाए, 2 और 4 आपस में इंटरचेंज हो जाए, 3 और 5 आपस में, मतलब कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, कितने तरीके से अरेंज कर। तो बेसिकली क्या हुआ, 5 बॉयज को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं अपन? 5 फैक्टोरियल वे से, ठीक है। अच्छा, लेकिन गर्ल भी तो आपस में चेंज हो सकती है, गर्ल को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? 4 फैक्टोरियल वे, 4 बच्चियां चारों को अरेंज करना है। अभी अभी पढ़ा था, जब n में से n को अरेंज करना हो तो n फैक्टोरियल, 4 बच्चियां चारों को अरेंज करना है 4 फैक्टोरियल, 5 बॉयज पांचों को सेलेक्ट करना है 5 फैक्टोरियल। अब यहां पे हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। ये अपन ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा भी था इस तरह का कि डिपेंडेंट है, बॉयज और गर्ल्स का अलग अलग इंटरचेंज होना सेम केस, मतलब केस को बढ़ाएगा, मतलब डिपेंडेंट है, जैसे डिपेंड हुआ मल्टीप्लाई। तो क्या आंसर आया? 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। इस तरीके से कोई भी दो गर्ल्स कभी भी साथ नहीं आएंगी, ठीक है। आराम से 10 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड लो, देखो, ऑब्जर्व करो, अच्छे से समझ आ गया, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बढ़िया, ठीक है। हर क्वेश्चन कुछ नया सिखाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो कोशिश करना हर क्वेश्चन से सीखते जाओ, और ताकि उसको आगे इंप्लीमेंट करेंगे तभी तो क्वेश्चन बनेगा, तभी तो बेस स्ट्रॉन्ग बनेगा। चल, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 5 बॉयज 4 गर्ल। अभी भी क्वेश्चन सेम, इन अ रो सो दैट ऑल द गर्ल्स ऑलवेज सिट्स टुगेदर। अब मैंने क्या बोल दिया, पहले तो बोला था सर बच्चों को दूर कर दो, ठीक है। अब क्या बोला, सर बच्चों को पास ला दो, ठीक है। ब्रेक का टाइम है, सब खाना खाएंगे, साथ खाना खाएंगे, मतलब बेसिकली चारों बच्चों को साथ बैठाना है। अब जब भी ऐसा केस हो, आपने क्या करना है, मतलब आपके पास, आप एक्चुअल में आप देखोगे तो क्या करना है, देखो आपके पास है, ध्यान से देखना, बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3, बॉय 4 एंड बॉय 5। 5 तो बॉयज है, 4 गर्ल्स हैं, चारों गर्ल्स कौन सी? G1, G2, G3, G4, ठीक है। ये अपने पास 4 बच्चियां हैं। अब कंडीशन क्या बोली, सर ना इन चारों को हमेशा साथ बैठाओ। अगर 4 बच्चियां साथ बैठ रही हैं, मतलब क्या होगा, या तो चारों बच्चियां इधर आ जाएंगी, या चारों यहां रहेंगी, या चारों यहां होंगी, चारों यहां होंगी, चारों यहां होंगी, चारों यहां होंगी, मतलब इनमें से कहीं भी किसी भी प्लेस पे आ सकती हैं। जब भी आएंगी चारों एक साथ ही आएंगी, आएगा। तो आप क्या करो, ऐसे केस में जिन लोगों को साथ बैठना है, जिन बच्चियों को साथ बैठना है, जिन लेटर्स को साथ आना है, जिन नंबर्स को साथ आना है, जिन ऑब्जेक्ट्स को साथ आना है, जो भी ऐसा केस है, उन सबको एक यूनिट मान लो। तो क्या करें अपन, अगर सेपरेटली देखें तो अभी अपने पास टोटल 6 यूनिट्स हैं, बिकॉज यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 बॉय 5 यूनिट, और इन सबका एक ग्रुप 6 यूनिट। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी हुई? 6, जिनको अपने को अरेंज करना है। अब 6 यूनिट्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? सर अभी तो पढ़ाया n फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, दैट्स इट, ठीक है। तो 6 यूनिट थी, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 6 फैक्टोरियल। बट अभी रुक जाओ, ठीक, अभी रुक क्यों जाए, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे तो मैंने G1, G2, G3, G4 साथ बैठाई, साथ तो बैठे और इस ऑर्डर में बैठाई। अरे इनका साथ बैठेंगी ये तो फिक्स है, लेकिन ऑर्डर फिक्स हो ये तो नहीं पता है ना। हो सकता है कि गर्ल 1 यहां बैठे और गर्ल 3 यहां बैठे, हो सकता है गर्ल 2 यहां बैठे और गर्ल 4 यहां बैठे, मतलब ऑर्डर चेंज हो सकता है, ऑर्डर चेंज हो सकता है, मतलब ये लोग आपस में भी अरेंज हो सकती है। और आपस में कितने तरीके से अरेंज होगी? अगेन सेम फॉर्मूला बेटा, n फैक्टोरियल 4 है तो 4 फैक्टोरियल, और मुझे दिख रहा है क्लियर डिपेंडेंट। जैसे डिपेंडेंट की बात आती है मल्टीप्लाई, मतलब पहले तो टोटल हो गए यूनिट, कितनी करी? 5 यूनिट, 5 बच्चों ने बनाया एक ग्रुप, छठा यूनिट, टोटल यूनिट 6। कितने तरीके से अरेंज करेंगे? 6 फैक्टोरियल। 4 बच्चियां अपना एक ग्रुप बना के बैठी है ना, अपना ग्रुप बना के बैठी है, जो आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकती है? 4 फैक्टोरियल। तो आंसर क्या है? 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। क्वेश्चन खत्म। मल्टीप्लाई भूलना मत, क्योंकि एक ही केस की बात हो रही है, दो अलग अलग केसेस नहीं है, सारा डिपेंडेंट है। तो आंसर इज 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। क्लियर? जब कोई कंडीशन नहीं थी, आंसर कर लिया अपन ने। जब एक कंडीशन लगाई कि चारों बच्चियां जो है दूर दूर बैठेंगी, कोई भी साथ नहीं बैठेंगी, तो अपन ने कर लिया। अब एक और केस लगा दिया, क्या केस लगा कि चारों बच्चियां हमेशा साथ बैठेगी, तो भी कर लिया। मतलब क्वेश्चन में जैसे भी घुमा रहे हैं, आंसर मोर और लेस आ जा रहा है। ज्यादा ना, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला तो एक ही है, एक भी नया फॉर्मूला उसके बाद नहीं पड़ा, सिंपल फॉर्मूला देखा, बस उसी को अपन कैरी फॉरवर्ड करते जा रहे हैं। चल बच्चा ध्यान से देख, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। अभी भी सेम, सो दैट
ऑल द बॉयज आर ऑलवेज सिट्स टुगेदर। अरे तो एग्जैक्टली सेम है जैसा पहले क्वेश्चन था। पहले क्या किया था, बच्चियों को साथ बैठना था, अभी क्या करना है, बॉयज को साथ बैठना है। मतलब अभी टोटल यूनिट कितनी है अपने पास, एक बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3, बॉय 4, बॉय 5, पांचों ने मिलकर बनाई एक यूनिट, पांचों ने मिलकर बनाई एक यूनिट। एक अपने पास आ रहा है गर्ल 1, एक आ रहा है गर्ल 2, एक आ रहा है गर्ल 3 और गर्ल 4। ये चारों अलग अलग, इनके बीच कोई कंडीशन नहीं है, जहां मर्जी बैठा दो, जहां मर्जी बैठा दो, है ना। तो अपने पास टोटल कितनी यूनिट हुई, 4 यूनिट, और एक इस ग्रुप की यूनिट, तो टोटल यूनिट हो गई 5। कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं सर, 5 फैक्टोरियल। इन पांचों बच्चों को कितने तरीके से आपस में तो कर सकते हैं इंटरचेंज, तो कितने तरीके से, 5 फैक्टोरियल। आंसर इज इनटू दिस। आया 5 फैक्टोरियल इंटू 5। हैंड राइटिंग थोड़ा सा मैनेज कर लेना, जो शुरू वाली सेकंड स्लाइड में हैंड राइटिंग थी, और जो कॉम्बिनेशन, परमुटेशन, अरेंजमेंट, सिलेक्शन, वो मेरी नहीं थी भाई, वो नेहा मैम की थी, बायोलॉजी है, पता ही ना आपने, जूलॉजी वाली मैम उनकी थी, मेरी यही है, ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कर लो। चलो क्लियर है बेटा। तो क्या किया, टोटल यूनिट, जब भी ऐसा केस है कि इन बच्चों को इन यूनिट्स को साथ रहना है, आपने क्या करना, उस पूरे को एक यूनिट मान लेंगे। तो 4 यूनिट, एक और यूनिट 5, टोटल नंबर ऑफ यूनिट 5, तो 5 फैक्टोरियल, आपस में अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल। डन। अच्छा एक क्वेश्चन और इसके साथ ऐड करता हूं यहीं पे। मैंने कहा कि यार अभी मैंने बोला बॉयज साथ बैठने चाहिए, पिछले क्वेश्चन बोला था गर्ल्स साथ बैठनी चाहिए। मैं एक काम करता हूं, दोनों क्वेश्चन को मिलाता हूं। मैंने कह रहा हूं सारे तो बॉयज साथ बैठे और सारी गर्ल्स साथ बैठे। अभी क्या हो जाएगा, मतलब ये लोग भी अपना एक ग्रुप बना लेंगे, ये लोग भी अपना एक ग्रुप बना लेंगे। जैसे ही ऐसे हुआ, अभी आप ध्यान से देखो, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितनी हुई, एक यूनिट, ये हो गए अपने पास फर्स्ट यूनिट, ये अपने पास हो गए सेकंड यूनिट, क्योंकि अब तो ये सारे साथ है, ये पूरा ग्रुप बन गया, ये पूरा ग्रुप बन गया। डन। तो कितने तरीके से टोटल यूनिट कितनी हुई, 2 यूनिट। 2 यूनिट कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, 2 फैक्टोरियल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इनटू ये लोग तो आपस में इंटरचेंज होंगे नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। कितने तरीके से, 5 फैक्टोरियल। ये लोग आपस में इंटरचेंज बिल्कुल होंगे, कितने तरीके से, 4 फैक्टोरियल। तो जो क्वेश्चन मेरे पास आया कि भाई सारे बॉयज साथ बैठे और सारी गर्ल्स आपस में साथ बैठे, तो कितने तरीके, तो इतने तरीके। पहले 2 यूनिट 2 फैक्टोरियल, सारे बॉयज 5 फैक्टोरियल, सारी गर्ल्स 4 फैक्टोरियल, क्वेश्चन खत्म। एकदम क्लियर, समझ आया। बेसिक सा लॉजिक है, उसी को पढ़ते जाना, उसी को पढ़ते जाना है, ठीक है। चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन बोला फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 5, अभी भी वही चल रहा है, 5 बॉयज 4 गर्ल्स इन अ रो so that the row begins and end with the boy, ठीक है, एंड भी स्टार्ट भी ओके क्या बोलना चाह रहा है, जो अपने पास रो बनी है, जो अपने पास लाइन है, वो स्टार्ट भी हो बॉय से और एंड भी हो बॉय से, ठीक है। अब उसी क्वेश्चन में जो पुराना चलता है उसी में एक और कंडीशन लगाई। अगेन सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो बना दिया अपने 9 सीट्स सारे बच्चों के लिए। अब बोला क्या है सर, यहां पे एक आना चाहिए बॉय और यहां पे एक आना चाहिए बॉय, ठीक है। 2 बॉय फिक्स कर दिए, एक फर्स्ट पे और एक लास्ट पे, यही तो बोला बिगिंस एंड एंड विद बॉयज, बस इतना सा कंडीशन दिया और कुछ नहीं दिया। और बाकी के जो 7 प्लेसेस है वहां पे कोई भी आ सकता है, वहां कोई कंडीशन नहीं कि गर्ल्स साथ हो बॉयज साथ हो, कोई कंडीशन नहीं है। अब क्या करो, आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले 2 लोगों को चूज करना है, ठीक है। 2 लोगों को चूज करके अरेंज कराना है, क्योंकि हो सकता है ना यहाँ पे और यहाँ पे वाले बॉयज इंटरचेंज कर जाए। तो पहली बात है, अपने को क्या करना है, टोटल कितने बॉयज है, 5 में से कोई 2 बंदे उठाओ और उनको अरेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको ऑर्डर मैटर कर रहा है, और उन दोनों को बैठा दो, एक को स्टार्टिंग में बैठाया, एक को लास्ट में बैठाया, बाद में उसको लास्ट में बैठाया, इसको स्टार्टिंग में कर दिया, इसको लास्ट में कर दिया। अल्टीमेटली सिलेक्शन देन अरेंजमेंट। कितने बच्चों का, 2 बॉयज का, कितने बच्चों में से, 5 बॉयज में से। कितने तरीके होते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, 5P2, अरेंजमेंट ऑफ 2 आउट ऑफ 5, ठीक है। तो क्या किया, 5 बच्चे थे, 5 में से 2 बच्चे उठाए और उनको अरेंज कर दिया फर्स्ट और लास्ट के अंदर, तो ये पता चल गया बॉय एंड बॉय आना है। अब क्या बचा, अब टोटल कितने लोग बचे, अगर यहां से टोटल 9 में से, टोटल 9 थे, 5 बॉय 4 गर्ल, टोटल कितने थे, 9 में से 2 जा चुके हैं, कौन से 2 गए, कोई 2 बॉय गए, ठीक है। अब उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब मेरे पास, क्योंकि यहां तो कोई कंडीशन नहीं है, अब सारे वही हो गए, कोई भेदभाव नहीं, सब बच्चा सब बच्ची बराबर। कितने बचे, लेकिन 7, जब 2 गए तो बचे कितने, 7। और 7 स्टूडेंट्स को कितने तरीके से, 7 बच्चों को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, अरे भाई 7 फैक्टोरियल, तो आंसर आ जाएगा N2 में 7 फैक्टोरियल। क्वेश्चन खत्म, समझ आया। अब इसको तो ओपन करना अपने को आता है, दिस विल बी 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इनटू में 7 फैक्टोरियल, और इसको भी सॉल्व करना आता है, वो आप लोग कर लीजिएगा, आंसर निकाल लीजिएगा, समझ आया।
अच्छे से देखो, अच्छा क्वेश्चन था। सबसे पहले क्या किया, बॉय फर्स्ट पे आना है और लास्ट पे आना है, दोनों सीट पे बॉय को फिल करनी है। मतलब टोटल क्या करना है, 5 बच्चों में से पहले 2 बच्चों का अरेंजमेंट करो। सिलेक्शन देन अरेंजमेंट मतलब परमुटेशन करो। तो 5 में से 2 का परमुटेशन कैसे करेंगे, 5p2 5p2 डन। अब क्या हुआ, अब जब 2 बच्चे गए तो टोटल कितने बच्चे बचे, 7, ठीक है, जिसमें 4 गर्ल है और 3 बॉयज है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बच्चे कितने, 7। अच्छा 7 को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 7 को अरेंज कर सकते हैं 7 फैक्टोरियल तरीके से। कितने तरीके से, 7 फैक्टोरियल। तो आंसर क्या आया, आंसर आया 5p2 इंटू 7 फैक्टोरियल। क्वेश्चन खत्म, डन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं बेटा। चल बच्चा, अब क्वेश्चन क्या है, अच्छा नहीं एक सेकंड, मिस हुआ। मिस क्या हुआ, इसका सेकंड क्वेश्चन भी तो करना है, ये तो फर्स्ट ही करके छोड़ दिया, सेकंड भी करें, चलो करते हैं, ठीक है। इसको अपन इरेज कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा अपने पास बच जाए स्पेस। चलो ये किया अपन ने, अब सेकंड क्वेश्चन रीड करते हैं और स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, बिगिन विद द बॉय एंड एंड विद द गर्ल। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज क्या बोला, अभी भी भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच्चे हैं जिनको बैठाना है, जिसमें बिगिन विद द बॉय, ये फिक्स्ड है कि स्टार्टिंग पोजीशन पे बॉय बैठेगा। यहां पे आना चाहिए एक बॉय, कौन सा बॉय ये नहीं पता, बॉय 1 बॉय 2 बॉय 3 बॉय 4 बॉय 5 कोई भी आ सकता है, लेकिन आना एक बॉय। यहां पे कौन आना है, यहां पे आनी है एक गर्ल, यहां पे कौन आना है, एक गर्ल, ठीक है। अब टोटल बॉयज कितने हैं, 5। कितना सेलेक्ट करना है, कितना अरेंज करना है, एक। तो अगर 5 बच्चों में से एक को तो सेलेक्ट करो चाहे अरेंज करो, फर्क ही नहीं पड़ेगा, उस केस में तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सेम जाएगा, बट अपन उस गणित पे भी नहीं जाएंगे, अपन बस यहीं रहते हैं, ठीक है। तो 5 बॉयज, एक बॉय को सेलेक्ट अरेंज करना है, सेलेक्ट करो या अरेंज करो, अभी बात एक ही है। तो क्या हो जाएगा 5p1, ठीक है, परम्यूटेशन ऑफ 1 आउट ऑफ 5 आया। तो 5 में से एक बच्चा सेलेक्ट करके पहले बैठा दिया। अब क्या करो, अब लास्ट पोजीशन फिल करो एक बच्ची से। बच्चियां कितने अपने पास, 4। कितने और उसमें से कितने सेलेक्ट करनी है, एक। अगर 4 बच्चियों में से एक बच्चे सेलेक्ट करनी है तो कितने तरीके हैं, पता है अपने को, 4p1 और क्या होगा, मल्टीप्लाई, पता ही अपने को, मल्टीप्लाई। अब क्या हुआ, अब जो टोटल अपने पास 9 स्टूडेंट्स थे, ठीक है, टोटल अपने पास जो 9 स्टूडेंट्स थे उसमें से क्या किया, एक तो बॉय ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया, एक गर्ल ऑलरेडी सेलेक्ट कर ली, बचे कितने, अगर 2 चले गए तो बचे कितने, बचे अपने पास 7। और इन 7 स्टूडेंट्स में कुछ गर्ल्स हैं कुछ बॉयज हैं, 3 गर्ल होंगी 4 बॉयज होंगे, फर्क नहीं पड़ेगा, सारे बराबर, कोई भेदभाव नहीं, कोई कंडीशन नहीं, मतलब कोई भेदभाव नहीं। तो टोटल अपने पास जो 7 बचे हुए बच्चे हैं उनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, उनको कर सकते हैं सर 7 फैक्टोरियल तरीकों से। आंसर, हाँ भाई आंसर डन, हाँ भाई डन, समझ आ गया। पहले क्या करना है, बॉय को बैठाना है, 5 बच्चों में से बॉय सेलेक्ट करो, 5p1, ठीक है। अच्छा एक गर्ल बैठानी है तो 4p1, ठीक है। और लास्ट में बचे कितने, 7। कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 7 फैक्टोरियल, आंसर तीनों का मल्टीप्लिकेशन, क्वेश्चन डन, खत्म, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 5 मैथमेटिक्स। अब वो बॉय गर्ल गए है ना, अब दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं, मैं भी बोर हो गया 5 बॉय 4 गर्ल से, अब वो थक गए, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं नया। तो क्या बोलते हैं, 5 डिफरेंट मैथमेटिक्स बुक्स, 4 डिफरेंट फिजिक्स बुक्स, 3 डिफरेंट केमिस्ट्री बुक्स, ठीक है। अब अपने पास 5 तो है यहां पर, 5 तो यहां पर है मैथ्स की बुक, ठीक है, और 4 यहां पे फिजिक्स की बुक और 3 यहां पे केमिस्ट्री की बुक है, और सारी डिफरेंट बुक्स है, ध्यान रखना डिफरेंट बुक्स है, मतलब वो मॉड्यूल होंगे, मान लेते हैं अपने B2 लर्निंग के मॉड्यूल है, मैथ्स के 5 मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1 से लेकर मॉड्यूल 5 तक, फिजिक्स के 4 है 1 to 4 तक, और अपने पास केमिस्ट्री के 3 मॉड्यूल है 1 to 3 तक, ठीक है। अब इन सारे मॉड्यूल्स को अरेंज करना है सच दैट, अब कंडीशन आती है, सच दैट The books of the same subject are together, मतलब अपने B2 लर्निंग के जो मॉड्यूल्स हैं, तो मैथ्स के सारे मॉड्यूल साथ होने चाहिए, केमिस्ट्री के साथ होने चाहिए, फिजिक्स के साथ होने चाहिए। और अरेंज आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, तो कितने तरीके से अरेंज करें, पहली बात क्या करें, सिंपल सा क्वेश्चन, 3 मान लो यूनिट। जब मैंने केस नहीं किया था, जब सारे बॉयज साथ थे, सारी गर्ल्स साथ थी, तो सारे बॉयज को एक ग्रुप बनाया, सारी गर्ल्स को एक ग्रुप बनाया, 2 ग्रुप बने, 2 को अपन ने अरेंज करा। अब यहाँ पे 3 ग्रुप बनेंगे, एक बनेगा मैथ्स का ग्रुप, एक बनेगा फिजिक्स का ग्रुप, एक बनेगा केमिस्ट्री का ग्रुप, ठीक है। तो तीनों को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं सर, तीनों को कर सकते हैं अपन 3 फैक्टोरियल तरीके से कर सकते हैं, कर दिया। अब क्या करूं, अब सर मैथ्स की बुक ग्रुप में तो आ गई 5, लेकिन 5 भी तो अरेंज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और 5 बुक कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल।
अच्छा, फिजिक्स की बुक कितनी है 4, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं आपस में, क्योंकि आएंगी सारी साथ, लेकिन ऑर्डर तो कुछ भी हो सकता है। मैंने पहले मॉड्यूल 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, फिर 4 रखा। मैं बोला नहीं यार, अब मैं 2 रखता हूं, 3 रखता हूं, 4 रखता हूं, फिर 1 रखता हूं, तो अल्टीमेटली कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं 4 फैक्टोरियल। अच्छा, N2 केमिस्ट्री के मॉड्यूल भी अरेंज कर दो, कितने तरीके से, 3 ही तो मॉड्यूल है, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल। दिस इज आंसर, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन खत्म। क्या किया, 3 अलग अलग ग्रुप बनने, एक मैथ्स का, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का। डन। तीनों ग्रुप को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल। हो गया अरेंज, डन। अब आपस में तो अरेंज कराओ भाई, ग्रुप भी तो अरेंज होता है। 5 मैथ्स बुक 5 फैक्टोरियल, 4 फिजिक्स बुक 4 फैक्टोरियल, 3 केमिस्ट्री बुक 3 फैक्टोरियल। क्वेश्चन डन। और करना मल्टीप्लीकेशन है तो पता ही है, सिंगल केस की बात हो रही है, अलग अलग केस है नहीं। डिपेंडेंट मतलब मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, बढ़िया। अब मैं आता हूं एक कुछ नया। ये तो अपन ने क्या पढ़ा था, अभी तक जो भी पढ़ा था परमुटेशन में, अपन ने देखा था कि सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, सारे जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्टिंक्ट थे। 5 बुक्स डिस्टिंक्ट है, 5 बॉयज डिस्टिंक्ट है, 4 गर्ल अलग अलग है, मतलब कॉमन कुछ नहीं था। अब ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि सर अपने पास पढ़ना डेफिनेशन, P1 थिंग्स आर अलाइक ऑफ वन काइंड, P2 are alike of other kind, second kind, P3 are of third kind and so on, और P क्या of alike। मतलब बेसिकली बोलना क्या चाह रहा है अपने पास, जैसे अभी क्वेश्चन था बुक्स मैथ्स की, फिजिक्स की और केमिस्ट्री की। अब अगर ऐसा होता कि पांचों जो मॉड्यूल है वो फर्स्ट मॉड्यूल थे, यानी कि मैथ्स के सारी बुक्स सेम है, केमिस्ट्री की सारी बुक्स सेम है और फिजिक्स की सारी बुक्स सेम है, तो ऐसे में क्या करना है, मतलब क्या बोल रखा है, जो अपने पास n ऑब्जेक्ट्स है उसमें से P1 एक तरह के हैं सारे सेम, P2 दूसरी तरह के हैं सारे सेम, P3 तीसरी तरह के सारे सेम, और ऐसे P4 P5 P6 जब तक चलाना है। तो मैंने K से चला दिया। ये पूछा क्लियर और नोट्स, अरे नहीं भाई क्लास चल रही है, कहां से क्लियर और नोट्स, अभी तो स्टार्ट करा है। ठीक है, चलो कंटिन्यू करो, ध्यान मत दो उस पे ना, वो ऐसा ही है। ठीक है, तो वापस से आगे मैंने बोला था ऐसे K तक चला दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होता है देख लो। क्वेश्चन स्टार्ट करके बार मैं बताता हूं, पहले देखो सिंपल सा समझना। क्या करें, एग्जांपल समझे, चलो एग्जांपल समझो, छोड़ो इस चीज को। अब फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, ध्यान रखना। इंडिपेंडेंस वर्ड में क्या करना है अपने को, नंबर ऑफ वेज फाइंड करने के, इनके लेटर्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अब ना यहां पे क्या करना होता है, अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आई रिपीट हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा, आई सिंगल टाइम आ रहा है। अच्छा, एन रिपीट हो रहा है, एन आ रहा है 1 2 3 टाइम्स, तो एन आ गया 3 टाइम्स आ गया। अच्छा, कोई और लेटर डी, डी भी मेरे को रिपीट होता दिख रहा है, डी कितने टाइम्स आ रहा है 1 2 और बस 2 टाइम्स, आया था 1 टाइम। ठीक है, अब उसके बाद ई आया, ई कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है 1 2 3 4, ई हो रहा है 4 टाइम रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट पी, पी रिपीट हो रहा है, पी नहीं हो रहा सर, पी तो सिंगल टाइम आ रहा है। बी आ चुका, ई आ चुका, एन आ चुका, डी आ चुका, ई एन सी, अब बचा सी, और सी कितने टाइम्स आ रहा है 1। अब मैंने क्या किया, सारे लेटर्स चेक करे कि कौन से लेटर्स जो सिंगल टाइम आ रहा है, कौन कौन से रिपीट हो गए, तो ये वही हो गया। क्वेश्चन क्या था, आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स P1 आर अलाइक ऑफ वन काइंड, P2 आर अलाइक ऑफ अदर काइंड, P3 आर अलाइक ऑफ थर्ड काइंड एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहां पे मेरे को दिख रहा है क्या 3 n है, अब तीनों सेम ही तो है, 2 डी है, दोनों सेम ही तो है, सेम 4 ई है, सारे सेम ही तो है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना होता है, सिंपल सा, कुछ नहीं है, कोई लॉजिक नहीं, कोई कुछ ज्यादा नहीं, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट। सबसे पहले टोटल काउंट करो, टोटल कितने हैं यहाँ पे 3 + 1 4 8 10 12, टोटल कितने लेटर्स हैं, टोटल 12 लेटर्स हैं। तो सबसे पहले तो कर दिया 12 फैक्टोरियल, क्वेश्चन यहां तक, यानी कि जो n था अपने पास, यानी कि अपने पास n डिस्टिंक्ट n ऑब्जेक्ट्स थे, तो अपन ने किया n फैक्टोरियल। ठीक है, अब P1 आर अलाइक ऑफ वन टाइम, अब देखा मैंने n ना कितनी बार रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, तो कर दो अपॉन में 3 फैक्टोरियल। D कितने टाइम रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, तो अपॉन में 2 फैक्टोरियल। E कितने टाइम रिपीट हो रहा है 4 टाइम्स, तो अपॉन में 4 फैक्टोरियल। क्वेश्चन खत्म। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। क्यों, क्योंकि आप समझना ना, जैसे अपने पास अगर लेट्स सपोज इंडिपेंडेंस लिखा हुआ है, ठीक है, अब मैं इस n को और इस n को इंटरचेंज कर दूं तो कोई नया इंडिपेंडेंस थोड़ी आ जाएगा, सेम ही तो रहेगा, ये n हो चाहे ये n हो, फर्क थोड़ी है, n1 n2 अलग अलग थोड़ी है, सेम है, समझ आ रहा है। तो उससे क्या होता है, केसेस कम हो जाते हैं। कितने केसेस आते हैं फाइनल कितने केस आते हैं, इतने केस आते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, n फैक्टोरियल, अगर P1 सिंगल काइंड, P1 जो है वन काइंड के, तो P1 फैक्टोरियल इनटू P2 दूसरे काइंड के, तो P2 फैक्टोरियल, P3 थर्ड काइंड के, तो अपने पास P3 फैक्टोरियल, और ये चलता रहेगा P के फैक्टोरियल तक।
समझ आया? तो क्या किया अपने 12 फैक्टोरियल टोटल नंबर ऑफ लेटर्स से। अब मैंने देखा n रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, तो 3 फैक्टोरियल, d 2 टाइम्स 2 फैक्टोरियल, e 4 टाइम्स 4 फैक्टोरियल, क्वेश्चन खत्म। समझ आ गया? दिस इज लास्ट क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड सिंगिंग, लेटर्स ऑफ द वर्ड सिंगिंग so that they begin and end with I। अब क्या आ रहा है देखो, सिंगिंग में आप देखोगे तो एक तो S तो नहीं, लेकिन I रिपीट हो रहा है, 2 टाइम आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है, और G 2 टाइम्स आ रहा है। अब एक कंडीशन क्या लगा दी, कंडीशन लगाई कि भाई स्टार्ट होना चाहिए I से और एंड होना चाहिए I से, ठीक है? एकदम इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है, एंड दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है? तो बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दो, ठीक है? मैं चेक करता हूं कितने बच्चों का क्या आंसर है, और ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं, फिर मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट क्लास में। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। पढ़ाई करो, मस्त रहो और आग लगा दो, ठीक है? पढ़ो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।